हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग मनोचिकित्सा या मनोचिकित्सा के बारे में अध्ययन करेंगे। साइकोलॉजी, फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ पेपर का फर्स्ट यूनिट। आइए समझते हैं मनोचिकित्सा क्या होती है। साइकोथेरेपी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा। मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं शारीरिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विधियों से उपचार करना मनोचिकित्सा कहलाता है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से विक्षुब्ध हैं, ऐसे व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विधियों से उपचार करना ही क्या कहलाता है? मनोचिकित्सा। पॉइंट को समझिए। मानसिक रूप से अस्वस्थ और शारीरिक रूप से विक्षुब्ध, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से व्यक्ति अगर ग्रस्त है तो उसे मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार किया जाता है और इसी उपचार को मनोचिकित्सा कहा जाता है। इसे नैदानिक हस्तक्षेप भी कहा जाता है। मनोचिकित्सा का उपयोग उन मानसिक रोगियों के लिए लाभकारी होता है जो मनः स्नायु विकृति से पीड़ित होते हैं। मनः स्नायु मतलब मन के स्नायु आवेगों से जो पीड़ित होते हैं, उनके लिए यह चिकित्सा पद्धति बहुत ही लाभकारी होता है। इसका उपयोग दूसरे प्रकार के मानसिक रोगियों जैसे मनोविक्षिप्त या मनोविकार के रोगियों के साथ भी किया जाता है। मानसिक चिकित्सा या मनोचिकित्सा का उपयोग मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसका प्रभाव शारीरिक रूप पर अवश्य ही पड़ता है। इस परंतु ऐसे रोगियों को मनोचिकित्सा के अलावा मेडिकल चिकित्सा भी देना होता है। आप सब जानते हैं कि अगर हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो फिजिकल डॉक्टर के पास यानी मेडिकल पर जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो तब वह मनोचिकित्सा का सहारा लेता है और मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, मनोवैज्ञानिकों से संपर्क करता है। तो जहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रॉब्लम हो, वहाँ पर मनोचिकित्सा के अलावा मेडिकल चिकित्सा भी देनी पड़ती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम भी है तो मेडिकल चिकित्सा भी देनी ही पड़ेगी। आगे देखिए, मनोचिकित्सा की परिभाषा कोलबर्ग के अनुसार मनोचिकित्सा सांवेगिक प्रकृति की समस्याओं के लिए उपचार की एक प्रारूप है। मनोचिकित्सा जो है हमारे संवेगों की जो प्रकृति है, इसके समस्याओं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम संवेगों से ही आता है। संवेगों के कारण ही व्यक्ति में गुस्सा, प्रेम, क्रोध, अनेक सारी जो भावनाएं होती हैं जिनका प्रकट होना, उत्तेजित होना, यह सब संवेगों के कारण ही होता है। हर एक व्यक्ति की मानसिक समस्याएं संवेगों के कारण ही होती हैं। तो जो मनोचिकित्सा है, यह संवेगों की प्रकृति की समस्याओं के उपचार की एक प्रारूप है। किसके उपचार की? संवेगों के प्रकृति की, जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति जानबूझकर रोगी व्यक्ति के साथ एक पेशेवर संबंध बनाता है। पेशेवर संबंध इस उद्देश्य से बनाता है ताकि धनात्मक व्यक्तित्व वर्धन का विकास हो सके।
जो भी प्रशिक्षित व्यक्ति है, जिसको क्लाइंट पर प्रशिक्षण करना है, प्रयोग करना है, वह पहले क्लाइंट के साथ सौहार्दपूर्ण भाव से उसके अच्छे संबंध बनाता है। बिना अच्छे संबंध के धनात्मक व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। राटर के अनुसार, राटर महोदय ने क्या कहा है? मनोचिकित्सा मनोविज्ञान की एक सुनियोजित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सुनियोजित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाना होता है जिससे कि वह अंदर से खुश और अधिक संरचनात्मक बनता है। राटर महोदय ने बताया कि जो मनोचिकित्सा है या मनोचिकित्सा है, इसमें व्यक्ति यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे कि वह अपने अंदर के सभी दुखद संवेगों को भूलकर खुशी का अनुभव करे, खुशी का अनुभव करे और अधिक संरचनात्मक बने। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मनोचिकित्सा में चिकित्सक एवं रोगी के बीच वार्तालाप होती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि व्यक्ति में सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं, तभी धनात्मक जो है उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। बिना सौहार्दपूर्ण संबंध के रोगी अपना कोई भी बात किसी व्यक्ति से शेयर नहीं कर सकता। वार्तालाप होती है जिसके माध्यम से रोगी अपनी सांवेगिक समस्याओं तथा मानसिक चिंताओं की अभिव्यक्ति करता है और चिकित्सक विशिष्ट सहानुभूति, सुझाव एवं सलाह देकर रोगी में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ाता है। जो चिकित्सक होता है या प्रशिक्षण करता होता है, वह पहले रोगी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाता है, फिर धीरे धीरे उससे वार्तालाप स्टार्ट करता है, फिर उसके व्यवहार, विचार, व्यक्तित्व और उसकी समस्याओं के बारे में बात करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति को कौन सी सांवेगिक समस्या है तथा कौन सी मानसिक समस्या है और रोगी धीरे धीरे अपने सारे समस्याओं की अभिव्यक्ति कर देता है। इससे रोगी में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। आगे देखिए, मनोचिकित्सा के उद्देश्य या मनोचिकित्सा के उद्देश्य। मनोचिकित्सा का सामान्य उद्देश्य रोगी के संवेगात्मक समस्याओं एवं मानसिक तनाव को दूर करके उसमें सामर्थ्य, आत्मबोध, पर्याप्त परिपक्वता आदि विकसित करना होता है, जो निम्न है। मनोचिकित्सा का सामान्य उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति है, रोगी है, वह जिन किसी भी संवेगात्मक समस्याओं और मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है, उसके इस समस्या का निराकरण करके उसको सामान्य जीवन शैली में परिवर्तित करना, यही है मनोचिकित्सा का उद्देश्य। तो जब उसके मानसिक तनाव और संवेगात्मक समस्याएं दूर हो जाएंगी तो व्यक्ति में सामर्थ्य, आत्मबोध और पर्याप्त परिपक्वता विकसित हो जाता है। रोगी के अनुकूलित व्यवहारों में परिवर्तन लाना। जो रोगी के अनुकूलित व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है रोगी के अंतःवैयक्तिक संबंध एक दूसरे तरह के सामर्थ्य को विकसित करना। अंतःवैयक्तिक मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध, इसके सामर्थ्य को विकसित करना। रोगी के आंतरिक संघर्षों एवं व्यक्तिगत तनाव को कम करना। जो व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष है, आंतरिक तनाव है, उनको कम करना। रोगी के में अपने इर्द गिर्द के वातावरण एवं स्वयं के बारे में बने
यथार्थ पूर्व कल्पनाओं में परिवर्तन लाना। जो रोगी अपने बारे में पूर्व कल्पनाएं निर्धारित कर लिया है कि हम सही नहीं हो सकते, हम पढ़ने में तेज नहीं हो सकते, या फिर ऐसी जो भी कल्पनाएं हैं उनमें परिवर्तन लाना। रोगी में अनुकूलित व्यवहार को संप्रेषित करने वाले कारकों एवं अव्यवस्था में सुधार लाना। जो भी रोगी के अनुकूलित व्यवहार हैं उनको संप्रेषित करना और जो भी अव्यवस्था है उसमें सुधार लाना। रोगी को अपने वातावरण की वास्तविकता के साथ साथ अच्छी तरह से समायोजन करने में सहयोग प्रदान करना। रोगी जिस भी वातावरण में रह रहा है उसमें समायोजन प्रदान करने की क्षमता को प्रदान करना। आत्मबोध एवं आत्मसूझ को सुस्पष्ट करना। आत्मबोध मतलब अपने बारे में ज्ञान, और आत्मसूझ मतलब अपनी सूझ यानी कि सूझ मतलब अपने तौर तरीके से कार्य करना। सुंडबर्ग एवं टाइलर ने मनोचिकित्सा के कुछ उद्देश्यों को उत्कृष्ट किया है। जो सुंडबर्ग एवं टाइलर महोदय ने उन्होंने मनोचिकित्सा के कुछ उद्देश्यों को उत्कृष्ट बताया है। देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। उपयुक्त काम करने के लिए रोगी को प्रेरणा देना। उपयुक्त मतलब जो अच्छे कार्य हैं उनको करने के लिए रोगी को प्रेरणा देना एवं उसे उत्साहित करना। रोगी के संज्ञानात्मक रचनाओं को परिवर्तित करना। जो रोगी के संज्ञान में चीजें बैठ गई हैं, गलत चीजें, गलत अवधारणाएं, उसको परिवर्तित कर देना। मनोचिकित्सा के प्रकार। मनोचिकित्सा का पहला प्रकार है मनोगतिक चिकित्सा। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। मनोगतिक चिकित्सा में पहला है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, दूसरा युंग का विश्लेषणात्मक चिकित्सा, तीसरा है एडलर का व्यक्तित्व चिकित्सा। हम लोगों ने पढ़ा मनोचिकित्सा के प्रकार। मनोचिकित्सा के प्रकार में पहला प्रकार है मनोगतिक चिकित्सा। मनोगतिक चिकित्सा में 3 सिद्धांत हैं। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, युंग का मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा और एडलर का व्यक्तित्व चिकित्सा। इसके आगे है अहम विश्लेषण, वस्तु संबंधी चिकित्सा, संक्षिप्त मनोचिकित्सा, अंतःवैयक्तिक मनोगत्यात्मक चिकित्सा। आइए देखते हैं व्यवहार चिकित्सा क्या होती है। पावलोव, स्किनर तथा बंडूरा द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर आधारित प्रविधियों द्वारा व्यवहार चिकित्सा। व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? पावलोव, स्किनर, बंडूरा। तो इन्होंने अपने सिद्धांतों पर आधारित व्यवहार चिकित्सा बनाया। अगला है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, मानवतावादी अनुभवजन्य चिकित्सा और सामूहिक चिकित्सा। तो जो मनोचिकित्सा है उसके विभिन्न प्रकार हैं। अल्बर्ट और जो बंडूरा इन्होंने मिलकर व्यवहारिक चिकित्सा बनाया था। इसके बाद संज्ञान व्यवहार चिकित्सा है, मानवतावादी अनुभवजन्य चिकित्सा है और सामूहिक चिकित्सा है। देखिए इसमें पहला है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। जैसा कि आप नाम से ही समझ जाएंगे कि मनोविश्लेषणात्मक शब्द कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो मनोविश्लेषणात्मक शब्द जो है फ्रायड महोदय का है। तो यह सिद्धांत भी फ्रायड महोदय ने ही दिया है। फ्रायड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसिक विकृतियों से ग्रसित लोगों के उपचार में मनोवैज्ञानिक विधियों का वैज्ञानिक प्रयोग किया। जो फ्रायड है इन्होंने मनोवैज्ञानिक विधियों का वैज्ञानिक प्रयोग किया, जिसके कारण इनकी विधि को विश्लेषणात्मक विधि कहा गया। मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के कारण ही इनकी विधि को विश्लेषणात्मक विधि
कहा गया। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा में व्यक्ति के दमित इच्छाओं, चिंतन, संघर्ष एवं डर आदि पर मनोविश्लेषित दृष्टिकोण से प्रकाश डाला। इन्होंने जो चिकित्सा में व्यक्ति के दमित मतलब दबी हुई इच्छाओं के चिंतन, संघर्ष एवं डर आदि पर मनोविश्लेषित दृष्टिकोण से प्रकाश डाला। इसमें है स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था। इसमें जो अवस्थाएं हैं, स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था, दूसरा है प्रतिरोध की अवस्था, तीसरा है स्थानांतरण की अवस्था, चौथा है स्वप्न विश्लेषण की अवस्था, पांचवा है समापन की अवस्था। जो फ्रायड महोदय थे, इनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया, इसलिए इनके सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में दमित इच्छाओं के कारण को विभिन्न अवस्थाओं में बताया, जिसमें स्वतंत्र साहचर्य, प्रतिरोध, स्थानांतरण, स्वप्न विश्लेषण और समापन की अवस्था। टोटल 5 अवस्थाएं हैं। आगे देखिए मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के उद्देश्य। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पर ध्यान देते हुए कहा है कि मनोविश्लेषणात्मक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार होती हैं कि रोगी का अहम मतलब ईगो, उसके आंतरिक संघर्ष से कमजोर पड़ जाता है। इन्होंने बताया कि यह जो व्यक्ति का ईगो होता है वह आंतरिक संघर्ष से कमजोर पड़ जाता है। आंतरिक मानसिक संघर्षों से ईड का मूल प्रवृत्तिमान सुपर ईगो का नैतिकतापूर्ण मान को महत्वपूर्ण मान देता है। इन्होंने बताया कि जो ईड का मूल प्रवृत्तिमान है, आप लोगों ने फ्रायड के सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इन्होंने मन के 3 पक्ष बताए। यह हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। मन के 3 पक्ष बताए थे। पहला है ईड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। आप सब जानते हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? नैतिक पक्ष होता है, और जो मन के भावनाओं, वासनाओं, इन सब का केंद्र होता है वह ईड होता है। आइए समझते हैं इसको। आंतरिक मानसिक संघर्षों में से ईड का मूल प्रवृत्तिमान सुपर ईगो का नैतिकतापूर्ण मान को महत्वपूर्ण मान देता है। रोगी के समस्यात्मक व्यवहार के कारण में बौद्धिक एवं सांवेगिक सूझ विकसित करता है। इस तरह के सूझ रोगी में 1-2 मनोविश्लेषणात्मक सत्र में न होकर कई सत्रों से गुजरने के बाद विकसित होता है। रोगी में सूझ विकसित होने के बाद उस सूझ का आशय रोगी के बारे में पता लगाना होता है। धीरे धीरे रोगी के आईडी तथा ईड तथा सुपर ईगो की क्रियाओं पर नियंत्रण बढ़ाना होता है। यह जो रोगी के ईड और सुपर ईगो हैं, इनको बढ़ाना, क्योंकि ईगो जब हावी होता है तब ईड और सुपर ईगो दब जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि रोगी के समस्यात्मक व्यवहार के कारण में बौद्धिक एवं सांवेगिक सूझ को विकसित करना है। बौद्धिक और सांवेगिक सूझ कैसे विकसित होंगे? ईड और सुपर ईगो के विकसित होने पर। आइए आगे देखते हैं। रोजर्स की क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा।
इस चिकित्सा का प्रतिपादन कार्ल रोजर्स, इसे मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। रोजर्स जो कि मानवतावादी वैज्ञानिक हैं, इसे मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, मानवतावादी। इस चिकित्सा का प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने 1940 के दशक में किया था। इसके अन्य नाम व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या अनिर्देशित चिकित्सा कहते हैं। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या अनिर्देशित चिकित्सा इसी का नाम है। रोजर्स ने अपनी चिकित्सा विधि में रोगी को क्लाइंट और चिकित्सक के बीच सलाहकार का नाम दिया। रोगी को क्या नाम दिया? क्लाइंट, और जो चिकित्सक है उसको सलाहकार नाम दिया। उनका मानना है कि चिकित्सक द्वारा जो क्लाइंट है के साथ सही परिस्थिति उत्पन्न की जाए तो क्लाइंट में अपने आप परिवर्तन आएगा। इन्होंने बताया कि अगर रोगी यानी क्लाइंट के साथ सही परिस्थितियां उत्पन्न की जाए तो इससे जो रोगी है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है, परिवर्तन आएगा और वृद्धि होगी। रोजर्स ने मानव प्रकृति तथा उन तरीकों जिसके सहारे उसे समझा जा सकता है के बारे में निम्नांकित पूर्व कल्पना की। कार्ल रोजर्स थे, उन्होंने मानव प्रकृति तथा उन तरीके जिसके सहारे व्यक्ति के व्यवहार को समझा जा सके उसकी पूर्व कल्पना किया है। व्यक्ति को उसके अपने प्रत्यक्षण तथा भाव के आधार पर सही ढंग से जाना जा सकता है। इन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति है उसको अपने प्रत्यक्षण एवं भाव के आधार पर सही ढंग से जाना जा सकता है। अगला है स्वस्थ लोग अपने व्यवहार से पूर्ण अवगत होते हैं। जो मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं उनका व्यवहार कैसा है क्या है उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं अपने व्यवहार से पूर्ण अवगत होते हैं। आगे देखिए, स्वस्थ लोग जन्मजात रूप से उत्तम एवं प्रभावी होते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, ऐसा कार्ल रोजर्स का मानना है कि वह जन्म से ही उत्तम और प्रभावी होते हैं। अस्वस्थ लोग क्षुब्ध एवं अप्रभावी होते हैं। जो स्वस्थ लोग होते हैं वह जन्म से ही उत्तम और प्रभावी होते हैं, और जो अस्वस्थ लोग होते हैं वह क्षुब्ध और अप्रभावी होते हैं, ऐसा कार्ल रोजर्स ने बताया। दोषपूर्ण सीखने की अनुभूति होती है। चिकित्सक को क्लाइंट के लिए घटनाओं में जोड़ तोड़ करके उसे अनुकूल बनाना चाहिए कि क्लाइंट स्वतंत्र होकर कोई निर्णय ले सके। कार्ल रोजर्स ने बताया कि जो व्यक्ति है उसके दोषपूर्ण सीखने की अनुभूति को सही करना चाहिए और क्लाइंट के घटनाओं में जोड़ तोड़ करके उसके अनुकूल बनाना चाहिए। जो भी क्लाइंट की प्रतिकूल घटनाएं हैं, बिहेवियर है, उसको अनुकूल बनाना चाहिए जिससे कि क्लाइंट स्वतंत्र होकर कई निर्णय ले सके। कार्ल रोजर्स के जो सिद्धांत हैं उसके निम्नलिखित गुण हैं। बिना शर्त के धनात्मक सम्मान। बिना किसी शर्त के ही व्यक्ति को धनात्मक सम्मान की प्राप्ति होती है। परानुभूति। परानुभूति मतलब दूसरे की अनुभूति को समझना। और संगतता यानी जैसी संगत रहेगी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, इसके कुछ अवगुण भी हैं। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा गंभीर रूप से मानसिक रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो गंभीर रूप से मानसिक रूप से ग्रस्त हैं उनके लिए यह क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये गंभीर रूप से विक्षिप्त होते हैं, उनमें व्यक्तिगत पहलू का अभाव
होता है। जो गंभीर रूप से विक्षिप्त होते हैं उनमें व्यक्तिगत पहलू का अभाव होता है। आत्मसिद्धि अभिप्रेरणा की कमी पाई जाती है, इसलिए वह किसी भी बात को आसानी से नहीं समझ पाते हैं। कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा क्लाइंट की गहराई में न पहुंचकर सतह पर ही रह जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा भी सुझाव देते हैं कि यह जो क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा है, यह क्लाइंट के गहराई में, उसके भाव विचारों के गहराई में न जाकर बल्कि उसके सतह पर ही रह जाती है, जिससे उसकी समस्या का समाधान ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। आगे देखिए, रोजर्स ने यह पूर्व कल्पना किया है कि व्यक्ति का व्यवहार हमेशा एक विशेष अभिप्रेरणा, जिसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहा जाता है। रोजर्स ने यह भी बताया कि यह जो व्यक्ति का पूर्व कल्पना है, यह हमेशा एक विशेष अभिप्रेरणा में नहीं रहता है, जिसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। आधुनिक नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसका उपयोग ठीक उसी ढंग से नहीं किया जा रहा है जिस रूप में कार्ल रोजर्स ने उसे प्रारंभ किया था। जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, इसे उसी रूप में प्रयोग नहीं करते हैं जिस रूप में कार्ल रोजर्स ने इसको प्रतिपादित किया था। वे सरल मार्गों को अपनाकर उसका उपयोग कर पाते हैं। जो वर्तमान मनोवैज्ञानिक हैं वो तो सरल मार्गों का उपयोग करके कर लेते हैं, लेकिन कार्ल रोजर्स ने जिस प्रकार से बताया था वह काफ़ी उत्तम विधि मानी जाती है। प्रविधि की बीमाएं। इसकी 6 बीमाएं हैं। पहला है क्लाइंट के अभिज्ञा में वृद्धि। अभिज्ञा मतलब स्वयं के अभिज्ञान में, यानी क्लाइंट का जो खुद का नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज जिसको कहते हैं, उसमें वृद्धि होती है। आत्म अवस्था में वृद्धि, जो रोगी की अवस्था होती है उसमें वृद्धि होता है, सुधार होती है। क्लाइंट के स्पष्ट व्यवहारों में परिवर्तन, जो क्लाइंट के व्यवहार होते हैं वह स्पष्ट हो जाते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं। अंतर व्यक्तित्व आराम में वृद्धि, जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पा रहा था, संपर्क नहीं बना रहा था, अब वह बना लेता है, यानी उसमें भी वृद्धि हो जाती है। संज्ञानात्मक कारकों में वृद्धि, व्यक्ति के संज्ञान में वृद्धि होती है। और आत्म अवस्था में वृद्धि, व्यक्ति की अवस्था में सुधार होता है। तो यह जो है प्रविधियों की 6 बीमाएं थी। यहाँ पर यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। आगे पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।